हाय स्टूडेंट्स, आप कैसे हो। फिजिक्स की नई क्लास में आपका स्वागत है। बेटा आज आप पढ़ेंगे दूरियों का मापन। बता रहे थे दूरियां दो प्रकार से मापी जाती हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि। बेटा प्रत्यक्ष विधि में तो आप सीधे सीधे दूरी को नापो, आप पैमाना रखो, दूरी माप जाएगी। लेकिन ऐसी भी तो स्थिति बन जाती है कि जहां हम पहुंच ही ना पाए और पहुंच नहीं पाए तब दूरी कैसे मापेंगे आप। उसके लिए आपके पास अप्रत्यक्ष विधि है जिसे लंबवन विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं बेटा? लंबवन विधि। आपको बता ही दिया, सूर्य का व्यास ज्ञात करना और पृथ्वी से सूर्य की दूरी ज्ञात करना, ये दोनों लंबवन विधि से बताया था। अच्छा, अब जैसे यहाँ से हमें कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, डूंगर है, और उसको आपको उसकी दूरी मापनी है तो कैसे मापेंगे, वो चीज़ मैं आपको अब यहाँ पे समझा रहा हूँ। बेटा ये प्रतिध्वनि के सिद्धांत से मापी जाती है। जैसे यहाँ से 50-100 मीटर की दूरी पर कोई चीज़ है और वो आपको बिना जाए, उसके पास बिना जाए, अप्रत्यक्ष मेथड से बिना जाए उसके मापना है, तो आप कैसे मापेंगे उसे? बिल्कुल सरल सा है, जोर से आवाज़ दो। पता है आप तो आपकी आवाज़ है ना उससे टकरा के वापस लौटेगी। टकराकर वापस लौटने वाली आवाज़ को प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि को ही हम प्रतिध्वनि का ही यहाँ पे उपयोग करेंगे। बेटा बताओ ध्वनि की चाल कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब एक सेकंड में 330 मीटर जाती है। 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगभग उसे कितने मिनट? 3 मिनट लगते हैं। 3 सेकंड, गलत था, 3 सेकंड। मतलब 1 किलोमीटर दूरी जाएगी तो 3 सेकंड में वो पार होगी। 1, 2, 3 इतनी देर में पहुंचेगी। इसका मतलब टाइम लगता है। पता है तुम्हें, लड़ाकू जो विमान है ना, इससे भी तेज दौड़ते हैं। ध्वनि की चाल से तो कई गुना तेज दौड़ते हैं। बताते हैं उनके बारे में, जो मिसाइलें होती हैं, जो मिसाइल छोड़ते हैं, उसके बारे में बताया जाता है कि अगर अमेरिका ने एक मिसाइल बनाई है वो 20,000 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। 1 घंटे में 20,000 किलोमीटर जाती है। जबकि दुनिया की जो दूरी है, मतलब यहाँ से हम अमेरिका जाएं तो हम 10,000 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुँच जाते हैं। मतलब दुनिया है ना 10,000 किलोमीटर से पास ही है। एक देश दूसरे देश पे जब जाएगा ना 10,000 किलोमीटर से पहले ही पहुंच जाएगा। और वो कितनी है बताओ? 20,000 किलोमीटर। मतलब यदि अमेरिका चाइना पे मिसाइल दागे तो 30 मिनट में आके टकरा जाएगी उससे। तो वैसे अब आजकल ऐसे सिस्टम चल गए हैं कि मिसाइल उसे लगे ना आधा घंटा बहुत समय होता है कि हमारी तरफ मिसाइल आ रही है, तो आधे घंटे में तो वो आदमी संभल जाएगा और संभल के तुरंत उस मिसाइल को गिरा देगा। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। किसी स्थान से पहाड़ी की दूरी ज्ञात करना। तो देखो बेटा यहाँ पर ये एक पहाड़ी है, पहाड़ी ये क्षैतिज है। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ना वो एस है, एस दूरी है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ है। यह आदमी खड़ा है यहाँ पे, इधर की ओर देख रहा है और जोर से चिल्लाता है। जोर से क्या करता है बेटा? ये चिल्लाता है। जब ये जोर से चिल्लाएगा तो इसकी आवाज यहां तक जाएगी और यहां से लौटकर यहां पर आएगी। तो कितनी दूरी चली? ये एस दूरी चली और एस दूरी लौट के आई। एस दूरी चलेगी और एस दूरी लौटकर आएगी। दोनों के समय बेटा ज्ञात कर लेते। कुल समय कितना लगा? कुल समय मान लो 10 सेकंड लगे, 15 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे, 3 सेकंड लगे, ऐसे कुछ समय तो लगा होगा। ध्वनि गई होगी और फिर वहाँ से प्रतिध्वनि, जैसे तुम मंदिर में या बड़े भवन में जाते हो और आप चिल्लाते हो तो आपके कुछ क्षण बाद एक दूसरी आवाज़ सुनाई देती है, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। हमारी आवाज़ के तुरंत बाद, 1 सेकंड बाद दूसरी आवाज़ सुनाई देती है।
यदि मतलब जो भवन है वो थोड़ा सा बड़ा है तब, छोटा है तो तुरंत पीछे ही सुनाई देती है, तुरंत ही सुनाई देती है, सेकंड के दूसरे या तीसरे भाग में सुनाई देती है। तो देखना यहाँ पे, माना कि एक आदमी किसी पहाड़ी से एस दूरी पर, माना कि एक आदमी किसी पहाड़ी से एस दूरी पर खड़ा है, कितनी दूरी पर खड़ा है? एस दूरी पर। उससे मतलब एस दूरी पे तो खड़ा है, उस स्थान से तेज आवाज करता है, जो पहाड़ी की ओर जाती है और टकरा कर लौटती है। कहाँ तक जाती है बेटा? पहाड़ी तक जाएगी और टकरा कर लौटती है। जाने और आने में टी समय लगता है। यहां लिख रहा हूं दूसरी चीज, अर्थात व्यक्ति को अपनी आवाज टी समय बाद सुनाई देती है। टी समय बाद सुनाई देती है बेटा, ये है इसका मतलब। जाने आने में टी समय लगता है, इसका मतलब व्यक्ति को अपनी आवाज टी समय बाद सुनाई देती है। ध्वनि की चाल v हो तो दूरी बराबर, चाल बराबर कितना होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल v बराबर दूरी कितनी है बेटा? s प्लस एस बटे समय t। s प्लस एस मतलब s प्लस एस दुगनी दूरी हो जाएगी, गई होगी और लौट के आई होगी। तो बताओ बेटा, चाल तो पता है ना, और समय उसने बैठ के घड़ी से देख ही लिया था कि 2 सेकंड बाद 4 सेकंड बाद। ऐसी घड़ी नहीं है, अलग घड़ी होती है वो, है ना, तो स्टॉप वॉच कहते हैं उनसे, उससे पता पड़ जाता है। b बराबर 2s अपॉन टी। तो बताओ बेटा, s बराबर, आपको तो दूरी निकालनी है ना, दूरी बराबर कितना हो गया? 2s बराबर vt। तो s बराबर v इंटू टी अपॉन 2। इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से पहाड़ी की दूरी ज्ञात की जा सकती है। देखो कैसे करा बेटा, बताओ। यहां से यानी ये पहाड़ी है, ये चिल्लाता है। जब ये चिल्लाता है तो यहां से आवाज कहां पे जाएगी? यहां तक जाएगी और टकरा कर लौट के आ रही होगी। तो s दूरी चली और s दूरी लौट कर आई, तो कुल दूरी कितनी चली बताओ? 2s। और इसमें समय कितना लग रहा है? t समय लग रहा है। कुल समय कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने में? t समय। जब t समय लगा तो आपके पास सूत्र क्या है? ध्वनि की चाल b बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना चला बताओ? ध्वनि कितनी चली? 2s, s प्लस एस, जाने की और आने की 2s चली। 2s अपॉन ये हो गया s प्लस एस अपॉन टी, तो 2s अपॉन टी। इस तरह से क्या निकालिए बेटा? यहाँ से s निकाला जा सकता है। यानी व्यक्ति से पहाड़ी की दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं। यही प्रतिध्वनि का सिद्धांत है बेटा। अब देखो आगे, मैंने अब आपको पहाड़ी मतलब दूरी ज्ञात करना बताया था अब तक, दूरी को ज्ञात करना। अब मैं आपको बता रहा हूँ द्रव्यमान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बेटा? द्रव्यमान। तो देखिएगा बिल्कुल सरल से है, ये ज़्यादा टफ नहीं है। द्रव्यमान ज्ञात करना, यहाँ पर एक तो प्रत्यक्ष मेथड है, एक कौन सा मेथड है बेटा बताओ? प्रत्यक्ष मेथड। और एक अप्रत्यक्ष मेथड। प्रत्यक्ष मेथड तो सीधे सीधे तोलो भाई किसी चीज़ को। 2 किलो आम तोल लाओ, 2 किलो अंगूर तोड़ लाओ, 2 किलो बैंगन तोड़ लाओ, 2 किलो चीनी तोड़ लाओ, 1 किलो कुछ भी कर लाओ, 250 ग्राम और 100 ग्राम हींग तोड़ लाओ,
कुछ भी सीधे सीधे किसी चीज़ को ना तोल लें, मेजरमेंट कर लें, ये प्रत्यक्ष विधि होती है। एक अप्रत्यक्ष विधि होती है। अप्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूलाओं का उपयोग किया जाता है। बेटा किसका उपयोग किया जाता है? फॉर्मूलाओं का। फॉर्मूलाओं के उपयोग के द्वारा भी हम ये ज्ञात करते हैं। कौन सी विधि है बेटा बताओ? वैसे इसमें एक टॉपिक अभी रुक गया, इसमें मतलब सूक्ष्म दूरी को कैसे, तो भाई बड़ी बड़ी दूरी थी उसको माप लिया था, इसमें किसी अणु का व्यास कैसे निकालेंगे उसे अगले टॉपिक में बता देंगे, है ना, वो बीच में रह गया है, हम आगे बता रहे हैं और उसे बताएंगे आपको। तो बेटा बताओ ना, सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ, द्रव्यमान ज्ञात करना। द्रव्यमान भी कितने विधि से ज्ञात कर सकते हैं बताओ? दो विधि से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि में तो हम सीधे सीधे तराजू के द्वारा तौल लें, तराजू के द्वारा तौल लें, कोई भी तराजू हो उसके द्वारा तौल लें, ये प्रत्यक्ष विधि है। और अप्रत्यक्ष विधि में सूत्र की गणना से करें, किसी चीज़ को हम सूत्र की गणना के आधार पर निकालें। बेटा इसमें भी है, कौन कौन सा बताओ? जड़त्वीय द्रव्यमान। द्रव्यमान दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान। बेटा एक कोई वस्तु रखी है, देखना ये वस्तु रखी है, ये अपनी जड़त्व की अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? जड़त्व की अवस्था में। इस पर हम बल लगाते हैं, यदि एक वस्तु रखी है या समान वेग से गतिमान है, तो इनकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमें बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो यदि एक वस्तु है, रखी है या समान वेग से गतिमान है, बेटा क्या है? यदि एक वस्तु रखी है या समान वेग से क्या है बेटा? गतिमान है, तो वो जड़त्व की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? जड़त्व की। और इनकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु जड़त्व की अवस्था में होती है, जड़त्व में होती है, क्योंकि वस्तु कौन सी अवस्था में होती है बेटा? जड़त्व की अवस्था में। अब देखो इसके बाद वस्तु पर बल F बराबर ma, तो m बराबर बेटा कितना हो गया यहाँ से? F/a। अब उसको तो ज्ञात कर सकते हैं ना, त्वरण भी ज्ञात हो सकता है और बल भी ज्ञात हो सकता है, तो जड़त्व द्रव्यमान निकल सकता है। बल F तथा त्वरण A ज्ञात होने पर जड़त्व द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। एक बेटा दूसरा है ना, जी तो कौन सा है? जड़त्वीय द्रव्यमान। जिथा जड़त्वीय द्रव्यमान, यदि एक वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, ये जड़त्व की अवस्था होती है। उस पर बाह्य बल लगाया जाए तो वो किसी त्वरण से चलने लग जाएगी, त्वरण से चलने लग जाएगी, तो हम F बराबर ma से m बराबर F/a निकाल सकते हैं। m जड़त्वीय द्रव्यमान होता है। m क्या होता है? जड़त्वीय द्रव्यमान। अब बेटा इसके बाद अब एक गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है? कौन सा द्रव्यमान बेटा बताओ? गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है उसे देखिएगा बेटा। कोई वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर रखी है या नीचे, ऊपर ले जानी है या नीचे, और पहले तो रखी है, तो ये गुरुत्वीय स्थिति में रखी है। यदि वस्तु
पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर, यदि वस्तु पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर रखी है तो कहां पर रखी है बताओ बेटा? कुछ ऊंचाई पर रखी है, वस्तु है और कुछ ऊंचाई पर रखी है ऐसे। अब देखना बेटा यहां पे, तब गुरुत्वीय त्वरण, उस पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा, उस पर गुरुत्वीय त्वरण जी कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है बेटा बताओ? गुरुत्वीय त्वरण जी कार्य करता है। अब देखना इस पर, पिंड पर गुरुत्वीय बल, पिंड यानी वस्तु, गुरुत्वीय बल F बराबर mg, m बराबर F1g। इस प्रकार गुरुत्वीय द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार गुरुत्वीय द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। बेटा समझ में आया? बेटा बिल्कुल सरल सा। द्रव्यमान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो गुरुत्वीय द्रव्यमान और एक जड़त्वीय द्रव्यमान। यदि वस्तु कौन सी जड़त्व में होती है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, समान वेग से गतिमान रहेगी। इसे जड़त्व की अवस्था कहते हैं। ये तब तक ऐसी स्थिति में रहती है जब तक कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल जैसे ही लगाएंगे उनमें त्वरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? त्वरण। तो त्वरण F बराबर कितना हो गया बेटा? बल F बराबर ma, तो m बराबर F बटे a हो गया। बल F बराबर कितना? ma, m बराबर F अपॉन a। बेटा दूसरी जो अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है? गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान में बस ऊपर या नीचे गति करने के लिए स्वतंत्र होती है, ऊपर या नीचे। ऐसी स्थिति में गुरुत्वीय अवस्था होती है उसकी। कौन सी अवस्था होती है? गुरुत्वीय अवस्था। तो गुरुत्वीय अवस्था में बल F बराबर कितना होता है? mg। F बराबर mg मतलब भार F बराबर कितना हो गया? mg। यहाँ पे ये भार भी कहते हैं इसको। F बराबर mg, तो m बराबर कितना हो गया? F बटे g। इस तरह से ये गुरुत्वीय द्रव्यमान निकाला जा सकता है। बेटा अब समय का मापन, किसका मापन? समय का। देखो मेजरमेंट ऑफ टाइम। बेटा मेजरमेंट ऑफ टाइम में आप देखिएगा ये घड़ियों के द्वारा ही मापा जाता है। किसके द्वारा मापते हैं बेटा? समय का मापन घड़ियों द्वारा किया जाता है और कोई मेथड नहीं है। वैसे बता दिया था आपको, बता रहे थे ना एक दिन, हमारे जो बड़े बूढ़े थे पहले, है ना, अब से 30-40 साल पहले की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 40 साल पहले आपके घर में या वो हों तो बताएंगे आपको। आप पूछ सकते हैं उनसे कि आप जब घड़ी नहीं होती थी घर पे तो आप कैसे अंदाज़ लगाते थे कि ये इतने बज रहे होंगे। वो केवल उंगलियों से हिसाब लगा लेते थे कि अब इतने बज रहे होंगे, इतना टाइम हो गया। आपको मैं बता दूं कि उंगलियों से बता देते थे वो कैसे, कि इतना टाइम, और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट का फर्क पड़ता था उनके टाइमिंग में। रात को तारों की स्थिति को देखकर वो ये अंदाज लगा लेते थे कि अब 3 बज रहे हैं कि 2 बज रहे हैं कि 1 बज रहा है, 12 बज रहे हैं। अब क्योंकि घड़ी सबके घर नहीं होती थी उस समय, अब से 40 साल पहले सभी के घर घड़ियाँ, रेडियो, साइकिल नहीं होते थे। ऐसा होता था कि किसी के गांव में साइकिल आ जाती थी। अब तो मोटरसाइकिल ही 3-3 4-4 हैं हर एक के घर में, तो साइकिल की तो वैल्यू क्या रह गई। पहले अब से 40 साल पहले, कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं बीता, 40 साल पहले गांव में साइकिल भी होती थी ना, तो लोग बाग है ना देखने जाते थे कि उसके पास साइकिल है। अब सोचने वाली बात है कि कितना समय बदला है। अब समय बहुत तेज़ी से बदला है, साइंस का ज़माना बहुत तेज़ी से बदला है इस बार, इस समय 30-40 साल में।
इतने आधुनिकीकरण हो गया है कि बहुत ज़्यादा, आदमी की कोई वैल्यू नहीं रही, पैसे की कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं रही। पर जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए सबकी वैल्यू है। ठीक है, तो देखो बेटा, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना कि समय का मापन जो होता था पहले घड़ियों द्वारा होता था, और घड़ियाँ जो होती हैं अनेक होती हैं। एक सौर घड़ी होती है। कौन सी घड़ी होती है बेटा? सौर घड़ी। देखो, सौर घड़ी। दूसरा क्वार्ट्ज। तीसरी घड़ी परमाणु घड़ी। जैसे इसके बारे में तो बताया था आपने, सीजियम परमाणु घड़ी, सीजियम परमाणु घड़ी। कोई त्रुटि नहीं होती इन घड़ियों में, कोई त्रुटि। जिस सोलर सेल, सोलर से चलने वाली होती है ना, वो सौर घड़ी हो गई। क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी, मतलब क्वार्ट्ज उसमें बाल कमानी एक स्प्रिंग लगी होती थी, क्वार्ट्ज की एक प्लेट होती थी, उस पर स्प्रिंग लगी होती थी और वो घूमती थी। ऐसे होता है। क्वार्ट्ज की एक छोटी, बहुत छोटा सा क्वार्ट्ज का एक बहुत मोती से, यानी मोती बहुत छोटे मोती से भी छोटा एक शंकु जैसा होता है, उस पर एक स्प्रिंग बाल कमानी होती है, बाल कमानी होती है, और उस कमानी में हम पहले चाबी देते थे, तब वो घड़ी घूमती थी। अब फिर इसके बाद दूसरी घड़ी आई, क्वार्ट्ज क्रिस्टल परमाणु घड़ी। परमाणु घड़ी है, एक है 6 से रेडियो एक्टिव, 6 रेडियो एक्टिव डेटिंग, रेडियो एक्टिव 6 मेथड से। 5वां है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, कार्बन अंकन बोलते हैं बेटा इसको। बेटा देखो, इन घड़ियों के द्वारा हम समय को माप लेते हैं, इसके द्वारा भी मापा जा सकता है। इसके इनमें बहुत ही कम गलतियां होती हैं, बिल्कुल गलतियां नहीं होती। एक कार्बन डेटिंग का क्या होता है आप इसको समझेंगे। ये अप्रत्यक्ष, ये सभी लगभग ये घड़ियां ही होती हैं। ये अप्रत्यक्ष मेथड है। अप्रत्यक्ष मेथड क्या होता था, मतलब कैलकुलेशन करके। तुम्हें पता है बेटा, जो पहले था क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल नहीं है वो, डायनासोर, सॉरी, क्रोकोडाइल तो होता है मगरमच्छ, डायनासोर होता था। डायनासोर जो होता है, ये बताते हैं बहुत खतरनाक जीव था। उस जीव के बारे में इतना खतरनाक था कि वो अपने जैसे जानवरों को, हाथियों को और आदमियों को तुरंत खा जाता था, पकड़ लेता था, बहुत तेज चलता था। फिर अब आप सोचते होंगे वो मर कैसे गए। ऐसा माना जाता है कि उस समय पृथ्वी में उथल पुथल बहुत हो रही थी 10,000 वर्ष पहले। तो कोई आकाशीय पिंड पृथ्वी से टकराया, और पृथ्वी से जैसे ही टकराया, टकराने पर कुछ भाग नीचे धंस गया, कुछ भाग ऊपर आ गया। ऐसे करके इसमें मिट्टी में हलचल हो गई। ऐसे कोई धूमकेतु जाके इससे टकराया था, पड़ा पृथ्वी से। तो जब धूमकेतु टकराया ना, तो जो जीव जंतु पेड़ पौधे थे ना, सब उसमें नीचे दब गए, नीचे दब गए उसमें। कुछ लोग बताते हैं कि तो खुदाई जब करी जाती है, आप जानते हैं, आपने सुना होगा, जब खुदाई की जाती है तो उसमें वो सब उनकी अस्थियां निकलती हैं, डायनासोर की अस्थियां निकलती हैं। तो उन अस्थियों के बारे में कहते हैं कि ये 10,000 वर्ष पुरानी है। कौन सी घड़ी थी उस समय 10,000 वर्ष पुरानी है? केवल कार्बन डेटिंग के द्वारा ही पता पड़ता है। जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, आप बताओ, पेट्रोलियम पदार्थ नीचे कौन से पेड़ पौधे सड़ गए थे? अरे ये ऊपर वाले ही पेड़ पौधे थे, बस इसमें पृथ्वी में हलचल हुई तेजी से, और नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे पहुंच गई, और इस प्रकार पेड़ पौधे दब गए और उनमें रासायनिक क्रियाएं हुई, जिससे पेट्रोलियम बन गया। अब हम कहते हैं ये पेट्रोलियम इतने वर्ष पुराना, कोयला बन गया। कोयला कहाँ से बना? वही पेड़ पौधे दबे थे वहाँ पे, और मिट्टी और पेड़ पौधों में कुछ रासायनिक क्रियाएं हुई, जिससे मिट्टी और पेड़ पौधे के क्या बन गए? कोयला बन गया। बेटा इस तरह से इसके बारे में कहा जाता है कि जो कोयला वगैरह है, पेट्रोलियम है, वो इसी तरह से बने थे। कोई ऊपर से आकाशीय पिंड टकराए, जिससे पृथ्वी में बहुत तेज़
हलचल हो गई, यानी वो आगे भूकंप आ गए, बड़े बड़े भूकंप आए जिसकी मिट्टी कहीं तो अधर हो गई, कहीं पे नीचे दब गई, इस तरह से हो गया था इसमें। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि डायनासोर जो मरा था वो उसे डिसेंट्री हो गई थी, उनके पेट खराब हुए थे, इससे उनमें वायरस फैल गया था और वो मर गए। पर वो दबे जो निकल रहे हैं वो किस वजह से निकल रहे हैं, उसका कारण केवल और केवल यही है जो पृथ्वी पर प्रलयकारी घटनाएं होना, तो इस वजह से वो निकले थे डायनासोर, निकल आते हैं, अब भी खुदाई करी जाती है। तब चीन में एक 12 मीटर लंबा और 7 मीटर ऊंचा डायनासोर की अस्थियां निकली थी, तो वो कार्बन डेटिंग के आधार पर पता पड़ा कि ये 10,000 वर्ष पहले ख़त्म हुआ था, इसकी उम्र 10,000 वर्ष पहले है। पता है हमारे शरीर में 2 प्रकार की कार्बन होती है, एक 6C12 और एक 6C14, 6C14 और 6C12। 6C12 के बारे में आप जानते हैं, 6C14 के बारे में आप नहीं जानते। 6C14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव कार्बन होता है। कौन सा कार्बन होता है बेटा? रेडियो एक्टिव कार्बन। जब आदमी या जीव जंतु मर जाता है तो 6C12 यानी जो सामान्य कार्बन है वो तो तनाई बना रहता है, लेकिन जब 6C14 वाला कार्बन धीरे धीरे क्षय होता है, क्षय होकर कितना रह गया उससे ये पता पड़ता है कि इसकी कार्बन डेटिंग इतनी है और इसकी आय इतनी रह गई होगी। ठीक है बेटा, इतना आपका ये टॉपिक था। अब मैं अगले वीडियो में आपको बीमाएँ बताऊंगा, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा टॉपिक शुरू होगा, अब आगे चल के न्यूमेरिकल टाइप का टॉपिक शुरू होगा। अभी तक आपका ये थ्योरी का था। थैंक यू बेटा, टेक केयर।